ओके, अक्षय एंड अमन, आप स्क्रीन देख रहे हैं ना? हाँ सर, और विजिबल। ऑडिबल? Yes, sir. हाँ, ठीक है, ठीक है. Okay. I think in the morning session, before we've been interrupted with this technical issues, we are discussing about how to calculate the efficiency of this Brayton cycle, yeah, Joule cycle, gas turbine के लिए. Okay. So we have discussed like one to two is compressor, 2 to 3 is intercooler, cooling of the compressed air, 3 to 4 सेकेंडरी कंप्रेसर. तो फिर 1 to 2 को चाहे तो हम लोग ऐसा नाम देंगे कि लो प्रेशर कंप्रेसर, 3 to 4 high pressure compressor. Then what is 1 to 2 dash? It is actual compression. 3 to 4 dash actual compression in second compressor, high pressure compressor. Then 4 to 5 is regenerator, मतलब utilization of the hot gases, मतलब इधर fuel burn किया नहीं जाता है, so that is reducing the fuel quantity. तो फिर obviously efficiency बढ़ाने का एक तरीका है regeneration. Then 5 to 6 is combustion chamber, इधर where we will add the fuel. Then 6 to 7 is high pressure turbine. Then 7 to 8 is reheating. And then 8 to 9 is low pressure turbine. फिर 9 to 10 जो है it is an heat exchanger, regeneration का part, मतलब 9 to 10 is as good as equal to 4-5. मतलब इधर से जो 9 नंबर पे जो टेम्परेचर था अवेलेबल गैस का, वो टेम्परेचर हम लोगों ने ये एयर को हीट करने के लिए लेते हैं, विच इज कमिंग एट पॉइंट नंबर 4-. तो 9 to 10 क्या है? यू आर सीइंग द डिक्रीमेंट इन टेम्परेचर. तो फिर ये जो डिक्रीमेंट इन टेम्परेचर इज यूटिलाइज्ड फॉर हीटिंग द एयर फ्रॉम 4-5 या 4 to 5 यू कैन से. ओके, तो फिर इट इज एक्टिंग एज ए हीट एक्सचेंजर, इसका हीट इसको दिया जाता है. और इधर फ्यूल हम लोगों ने स्पेंड नहीं करते, इसी के लिए फ्यूल हम लोगों ने कंजम्पशन जो है सेव किया, ऐसा मीनिंग ले सकते हैं. ओके, तो ये टर्बाइन. सो 7 to 8 रीटिंग, 8 to 9 दूसरा टर्बाइन, 9 to 10 इज एक हीट एक्सचेंजर. देन 10 to 1 इज वंस अगेन सेंडिंग टू दी से डायरेक्टली छोड़ दे, लाइन पे छोड़ देते हैं विदाउट मेकिंग यूज ऑफ हीट एक्सचेंजर. देन यू कैन कॉल इट एज एन ओपन साइकिल. सेम, ओनली 9, 10 एंड 1 का लाइन बीच में नहीं आएगी, तो वो ओपन साइकिल के लिए हो जाता है. सो देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस नेटवर्क डन. नेटवर्क डन के लिए मैंने बताया था कि टर्बाइन वर्क. ओके, एक का मैंने नाम देता हूँ कि इधर आपको पता है कि ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे हीट एडिशन कर रहे हैं, और ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इंटरमीडिएट प्रेशर है, वेयर वी विल मेक द रीहीटिंग और इंटरकूलिंग. ओके, फिलहाल अंडरस्टैंडिंग के लिए समझो दोनों भी सेपरेट प्रेशर रहेंगे, बट स्टिल वी विल से कि दिस इज ए कॉमन प्रेशर. और 1, 10, 9 और 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन, मतलब एटमॉस्फेरिक एयर लेंगे, इंटरमीडिएट प्रेशर को कंप्रेस करेंगे, फिर सेम प्रेशर से, मतलब जो इंक्रीमेंट टेम्परेचर इंक्रीमेंट हो रहेंगे, पॉइंट नंबर 2 का टेम्परेचर जो है पॉइंट नंबर 1 से भी ज्यादा रहेंगे, बट देन एट द सेम प्रेशर Px इट वाज रिड्यूसिंग इट्स टेम्परेचर. ऑलमोस्ट ये जो है ना T1 इज इक्वल टू T3, ऐसा हम लोगों ने कंसिडर करते हैं कि मतलब ओरिजिनल टेम्परेचर को लेके आते हैं, but that at elevated pressure, ऐसा नाम देंगे अपन. And 3 to 4 once again increasing still higher pressure from Px to P2. तो फिर ये प्रेशर पे हम लोगों ने ये कंबशन चेम्बर में छोड़ते हैं, बट वाया रीजनरेटर, मेकिंग यूज ऑफ द हॉट गैसेस विच इज कमिंग एट पॉइंट नंबर 9. तो इधर कंबशन चेम्बर, इधर फ्यूल ऐड करेंगे, इधर गैस है. नाउ टर्बाइन वर्क, मतलब एफिशिएंसी ब्रेटन साइकिल का कैसे कैलकुलेट होता है कि नेटवर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड. इतना ही दो ही टर्म है. नेटवर्क डन, नेटवर्क डन क्या है? इट इज ए डिफरेंस बिटवीन टर्बाइन वर्क एंड कंप्रेसर वर्क. और हीट सप्लाइड क्या है कि जिधर हम लोगों ने हीट सप्लाइड किया है उतना ही. तो हम लोगों ने अभी फिलहाल जो है ना सीपी, मतलब एमसीपी डेल्टा टी के हिसाब से बताएंगे. M is 1 kg ऐसा कंसिडर करो, 1 kg ऑफ एयर वी आर टेकिंग एट दिस पॉइंट नंबर 1. Cp ऑफ द एयर रहेंगे समझो इधर, एंड देन टेम्परेचर T6, T7 फॉर द टर्बाइन, T8, T9 फॉर द टर्बाइन, 1, 2, 3, 4 फॉर द कंप्रेसर. ओके, एंड 5 to 6 इज ए हीट सेपरेट पार्ट. तो फिर अभी मुझे आप लोग बता सकेंगे कि कैसे लिखेंगे? नहीं तो एक टर्बाइन के बोलता हूँ, हाई प्रेशर टर्बाइन का वर्क डन जो है ना, सो दैट विल बी इक्वल टू Cp ऑफ द गैस
ओके, T6 माइनस T7, T6 माइनस T7, Cp इंटू डेल्टा टी के फॉर्म, मतलब mCp डेल्टा टी में m इज 1 kg, Cp ऑफ द गैस में ले रहा हूं, और टेम्परेचर जो डिफरेंस है दैट विल बी फ्रॉम 6 to 7. So Cp of the gas multiplied by T6 minus T7 is a work done by the high pressure turbine. Am I right? Is it okay? यस सर। हाँ, अभी फिलहाल वैसे ही लो प्रेशर टर्बाइन में आप लोग कैसे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे मुझे बताओ। इधर 8 to 9 दूसरा टर्बाइन है, ओके, और उधर सीपी ऑफ द गैस रहेंगे, समझो जनरली सीपी ऑफ द गैस इज इक्वल टू सीपी ऑफ द एयर ही लेते हैं, इसीलिए सीपी कॉमन ले लेते हैं, मतलब एयर और गैस का ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है बोल के, बट देन इट्स अ डिफरेंट इश्यू। अभी फिलहाल आप लोग अगर दूसरा टर्बाइन लोअर लो प्रेशर टर्बाइन के 8 to 9 का अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सीपी ऑफ द गैस मल्टीप्लाइड बाय, मतलब सीपी इंटू डेल्टा टी, एम तो एक ही रहेंगे, उधर थोड़ा सा ज्यादा रहते हैं जनरली 1 kg एयर प्लस थोड़ा सा फ्यूल, तो दिस मास ऑफ गैस विल बी स्लाइटली हायर देन मास ऑफ एयर, तो एम जी, एम सफिक्स जी यानी मास ऑफ द गैस विल बी एम ए, मतलब 1 प्लस एम ए बाई एम एफ, एयर फ्यूल रेशियो को कंसिडर करना पड़ता है। फिलहाल उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, टेल में कि ये डायग्राम देख के टर्बाइन वर्क लो प्रेशर टर्बाइन में 8 to 9 कैसे कैलकुलेट करेंगे, so that you learn here itself and then it will be very easy to deal with gate question papers. Yes, low pressure turbine, सीपी ऑफ गैस इनटू T8 माइनस T9। T8 minus T9, that's right. ओके, तो ये हो गया आपका टर्बाइन वर्क। ओके, ये भी टर्बाइन लिया और ये भी टर्बाइन लिया। अभी हम लोगों ने कंप्रेसर के पास आते हैं। 1 to 2 इज पहले कंप्रेसर, लो प्रेशर कंप्रेसर, 3 to 4 इज हाई प्रेशर कंप्रेसर। कमान सिमिलरली इधर मुझे बताओ कि हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय कंप्रेसर 1 to 2 आइसेंट्रोपिक। यू आर राइट, वैसे ही जैसे टर्बाइन पे लगा है ना, वही फंडामेंटल इधर कंप्रेसर पे लगाओ। 1 to 2 इज लो प्रेशर कंप्रेसर, एटमॉस्फेरिक से लेके इंटरमीडिएट प्रेशर तक उसको कंप्रेस किया है। हाउ यू गोइंग टू कैलकुलेट, इधर सीपी ऑफ द गैस रहेंगे कि सीपी ऑफ द एयर रहेगा, सीपी ऑफ एयर रहेगा सर। एयर रहेंगे, एटमॉस्फेरिक से ले रहे हैं, सीपी ऑफ द एयर राइट मल्टीप्लाइड बाय T2 माइनस T1। exactly correct, it is a work done by the low pressure compressor. Similarly high pressure compressor 3 to 4, come on, सीपी ऑफ एयर इनटू T4 माइनस T3। correct, T4 minus T3 will be the work done by the compressor. तो नेटवर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन बाय द टर्बाइन माइनस वर्क डन बाय द कंप्रेसर, मतलब वर्क डन बाय द टर्बाइन ये दोनों रहेंगे, है ना, माइनस वर्क डन बाय द कंप्रेसर ये दोनों रहेंगे, isn't it? यस सर, करेक्ट। ये नेटवर्क हो गया, डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड हम लोगों ने किधर से किधर तक कर रहे, देखो लाइन पे इधर दिख रहे हैं पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट नंबर 4 टू पॉइंट नंबर 6 हीट सप्लाइड है, बट इसमें 4' एक पॉइंट है, वो कौन सा पॉइंट था 4', नॉन आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के लिए था, ओनली एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर ये पार्ट में आएंगे, मतलब 3, 4 में है ना, आप लोग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, या एफिशिएंसी अगर दिए रहेंगे तो पॉइंट नंबर 4' का टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसे ही आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, सो यू कैन मेक यूज ऑफ द प्रेशर रेशियोज, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है इधर, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि T4/T3 इज इक्वल टू P4/P3, otherwise P4 is nothing but equal to the P2 divided by P3 is equal to the Px, P2/Px raised to gamma -1/gamma, ऐसा वो फार्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं, राइट। तो हीट सप्लाइड अभी 4 to 6 है, तो इसमें से कौन सा लेंगे मुझे बताओ, हीट सप्लाइड 5 to 6 लेंगे सर। हाँ कौन सा, 5 to 6। 5 to 6 एग्जैक्टली, क्योंकि 4 to 5 जो है ना वो रीजनरेटर है, उधर आपने फ्यूल ऐड नहीं किया, हीट सप्लाई उधर नहीं किया, यूटिलाइज किया, जो भी एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर था ना वो यूटिलाइज किया, इसके लिए यू स्किप दिस 4 to 5 एंड देन यू कंसिडर ओनली 5 to 6। हाँ, इसमें से मुझे बताओ कि एक अभी मैं आपको बोलता हूँ कि 5 पे सीपी ऑफ द एयर रहेंगे,
क्योंकि एंट्री है कंबशन चेंबर की, एंट्री पॉइंट नंबर 5 पे, और कंबशन चेंबर का आउटलेट जो है ना पॉइंट नंबर 6 है। इधर सीपी ऑफ द गैस रहेंगे और इधर सीपी ऑफ द एयर रहेंगे। सो हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द हीट सप्लाइड? सो दोनों का सेम ही हाउ रहेगा यू ना आर गोइंग टू सीपी? कैलकुलेट? हाँ हाँ, नहीं दोनों का सेम ही रहता है, मगर समझो अपना एनालिसिस के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करना पड़ेंगे, सीपी गैस थोड़ा सा ज्यादा रहता है और सीपी एयर थोड़ा सा कम रहता है, वही सबसे अगर कंसिडर करेंगे ना, तो मैं बोलता हूँ कि 5 to 6 तो है हीट सप्लाइड, बट इधर क्या करना पड़ेंगे, सीपीजी गैस का सीपी एट मल्टीप्लाइड बाई T6 माइनस 5 पे सीपी ऑफ द एयर मल्टीप्लाइड बाई T5, ऐसा लेना पड़ेंगे। बरोबर है ना? हाँ हाँ क्योंकि कंबशन यस सर। चेंबर में एयर एंट्री कर रहे हैं तो उसका सीपी ऑफ द एयर लेना पड़ेंगे, सीपी ऑफ द एयर मल्टीप्लाइड बाय T5, and this is to be subtracted from cp of the gas multiplied by T6, isn't it? यस यस सर। हाँ, फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं, सीपी ऑफ द गैस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू सीपी ऑफ द एयर, ऐसा कंसिडर करते हैं, तो उस टाइम में सीपी कॉमन हो जाता है, तो फिर आप लोग एज यूजुअल आ जाते हैं, सीपी मल्टीप्लाइड बाय T6 माइनस T5, isn't it? That is a heat supply, isn't it? यस सर। तो फिर एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेटवर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। नेटवर्क डन क्या था, टरबाइन वर्क, ये दोनों टरबाइन का वर्क माइनस दोनों कंप्रेसर का वर्क डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, isn't it? यस सर। तो फिर हाँ, इससे अगर आपको एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए आया, वर्क डन बाय द टरबाइन भी कैलकुलेट करने के लिए आता है, और वर्क डन बाय द कंप्रेसर भी कैलकुलेट करने के लिए आता है, यस सर नो? हाँ सर यस। सर आपका आवाज थोड़ा लो आ रहा है बहुत। लो आ रही है, ओके एक मिनट। नहीं, नाउ नाउ हाँ, क्लियर सर। ये डायग्राम से ओके, ये डायग्राम से क्या होता है कि यू आर एबल टू कैलकुलेट डन बाय कंप्रेसर, यू आर एबल टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय टरबाइन। अगर ये दोनों पता चला कि यू आर एबल टू कैलकुलेट द नेटवर्क डन, ओके, एंड यू आर एबल टू कैलकुलेट द हीट सप्लाइड, अगर ये सारे पता है नेटवर्क और हीट सप्लाइड, यू आर एबल टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी। मतलब ये 3-4 पॉइंट्स ये डायग्राम से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि वही क्वेश्चंस आपको गेट में रहेंगे कि कंप्रेसर का वर्क कैलकुलेट करो, नेटवर्क कैलकुलेट करो, टरबाइन कैलकुलेट करो, एफिशिएंसी कैलकुलेट करो। इज इट क्लियर? विद दिस डायग्राम आर यू एबल टू यूज ऑल द फार्मूलाज? यस सर क्लियर है। तो ये 1 2 और 1 to 2 वो किस बात के लिए हम लोग यूज करते थे, जस्ट रिपीटेशन वुड लाइक टू हैव क्लियर आइडिया फ्रॉम यू। 1 to 2 एंड 1 to 2 वन किस टू बात के इज लिए यूज लो करते? प्रेशर, वन टू हाँ टू इज नहीं लो मतलब, प्रेशर कंप्रेशन। हाँ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, यस एंड एंड 1 to 2 एक्चुअल कंप्रेशन। हाँ, तो फिर ये यूज करके 1 to 2 3 पॉइंट यूज करके हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर। ओके, नहीं है अगर एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर जनरली दिया रहता है तो फिर वी आर एबल टू कैलकुलेट द टेम्परेचर T2। इज इट क्लियर? यस सर क्लियर। एक तो एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर T2 पता है, नहीं तो T2 कैलकुलेट कर सकते हैं अगर एफिशिएंसी पता है। वैसे ही आप लोग 3 to 4 से भी कर सकते हैं, बट वो कंप्रेसर साइड में। सिमिलरली 6 7 7 से भी कर सकते हैं, 8 9 9 का भी कर सकते हैं, वो टर्बाइन के साइड पे। इज इट क्लियर? इधर हीट एक्सचेंजर एक आता है, मैंने आपको बताया था कि 4 to 5 या 4-to 5 इज ए हीट एक्सचेंजर। इट इज मेकिंग यूज ऑफ ए exhaust gases which is coming at this point number 9 या 9। ओके, तो उस टाइम में 9 इज इक्वल टू T5 अपन लेते हैं और 10 इज इक्वल टू T4 ऐसे कंसिडर करते हैं, बट देन इट इज ए इफेक्टिवनेस ऑफ ए हीट एक्सचेंजर, उधर एफिशिएंसी ऑफ द हीट एक्सचेंजर के लिए आएंगे। वैसा प्रॉब्लम अभी तक मैंने गेट में नहीं देखा है, अगर समझो रहेंगे तो हम लोग डील करेंगे। ओके, अदरवाइज थ्योरी में आप लोग डील करेंगे। होप अगर आपने फाइनल ईयर पे तो अभी पढ़ेंगे, थर्ड ईयर में तो फिर नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। होप नाउ आई विल टेक बैक टू यू वेयर नाउ लुक हियर, इधर तक हम लोगों ने देखे थे क्लोज्ड साइकिल।
अभी एसेंट्रोपिक सारे आपको पता चला कि यस, कंप्रेशन एसेंट्रोपिक होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई होता है कंबशन चेंबर में, दिस इज नथिंग बट कंबशन चेंबर. देन एक्सपेंशन टर्बाइन में एसेंट्रोपिक होता है, then constant pressure per heat rejection if it is a closed cycle. Okay, assuming change in the kinetic energy between various points in the cycle negligibly small compared with enthalpy changes. हाँ, अगर एंथैल्पी के हिसाब से बताना है ना तो Cp into delta T can be said in terms of a डेल्टा एच, मतलब एंथैल्पी डिफरेंस. उधर Cp इंटू T5 जो बता रहता है ना, इसके अलावा डायरेक्टली आप लोग बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर कंप्रेसर कर लिया T1 टू T2, मतलब पॉइंट नंबर 1 टू 2, अब सिंपली एंथैल्पी के हिसाब से आप लोग बोल सकते हैं कि H2 माइनस H1, स्मॉल H2 minus small h1 is the enthalpy difference, is the work done by the low pressure turbine, low pressure compressor. Similarly, H4 minus H3 will be the work done by the high pressure compressor. मतलब इंस्टेड ऑफ Cp इंटू डेल्टा टी, इंस्टेड ऑफ Cp एंड टेम्परेचर अगर एंथैल्पी दिया रहेंगे तो कैलकुलेट ऐसे भी कर सकते हैं. ओके फाइन. नाउ वही हम लोगों ने, जो आप लोगों ने डिक्टेट किया ना मुझे, वही इधर मैंने लिखा है. वर्क इनपुट कैसे कैलकुलेट करेंगे, Cp इंटू T2 माइनस T है, बट इधर Cp ऑफ द एयर रहेंगे, ये ध्यान में रखो. कंबशन चेंबर T3 माइनस T2, अभी फिलहाल उधर पॉइंट 5 एंड 6 था, इधर अलग पॉइंट है. और आप लोग T के अलावा इधर H भी लिख सकते हैं. मतलब इधर देखो T2 माइनस T1 है ना, Cp अगर निकालना है तो यू कैन से इट इन टर्म्स ऑफ द एंथैल्पी आल्सो, H2 माइनस H1. सिमिलरली इधर H3 माइनस H2. और हीट रिजेक्शन जो है ना, ये सिंगल साइकिल के लिए था, जो मैंने आपको बहुत बड़ा साइकिल दिखाया था, एंड दैट इज फाइनल, उससे भी ज्यादा नहीं हो सकते. तो फिर वर्क डन मतलब वर्क आउटपुट जो टर्बाइन है ना, वो ये सबसे कैलकुलेट किए थे. नेट वर्क आउटपुट या नेट वर्क डन विल बी वर्क आउटपुट माइनस वर्क इनपुट. तो ये टर्बाइन और ये कंप्रेसर. सो एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू नेट वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई. ये मुझे सारे आपने बताया. ओके, तो ये इधर टर्म्स रखा है. और ये जो प्रोसेस जैसा है 1 to 2 कंप्रेसर, और ये जो 3 to 4 टर्बाइन जो है ना, वो आइसेंट्रोपिक है. इसीलिए यू कैन मेक यूज ऑफ दिस इक्वेशन. विच वन? T2 by T1 is equal to P2 by P1 raised to gamma minus 1 by gamma, where gamma is ratio of the specific heat, Cp by Cv. ओके, वो रिलेशन पता है, और जनरली gamma वैल्यू 1.4 रहता है. ओके, वो एयर के लिए, गैस के लिए, वो दोनों भी एक ही कंसिडर करते हैं. अगर अलग अलग दिया, अलग अलग कंसिडर करेंगे gamma वैल्यू, एयर का अलग और स्पेसिफिक इसका गैस का अलग नहीं है, तो फिर एक ही यूज करेंगे. जैसा प्रॉब्लम है वही सबसे हम लोग डील करेंगे. बट देन आई विल फील लाइक यू आर नाउ अवेयर हाउ टू डील विद दिस इक्वेशंस. मतलब ये किस बात के लिए, T2 by T1 उन्होंने प्रेशर पे दिया है, इधर जो एफिशिएंसी जो है ना वो टेम्परेचर पार्ट पे. एंड अगर आपको लगता है कि नहीं सर टेम्परेचर का थोड़ा सा टफ होता है, तो हम लोग प्रेशर पे लेंगे. नहीं तो प्रेशर हमको पता है कि टेम्परेचर पता नहीं, तो वी विल मेक यूज ऑफ प्रेशर, नॉन प्रेशर वैल्यूज. तो उस टाइम में यू कैन मेक यूज ऑफ दिस इक्वेशन. यही इधर मैंने ऐड करता हूँ. सो उधर आपको पता था कि इनलेट जो था कंप्रेसर का, वही आउटलेट था टर्बाइन से, P1 इज इक्वल टू P4. वैसे ही कांस्टेंट प्रेशर का हीट एडिशन था, इसीलिए P2 इज इक्वल टू P3. वही सबसे अगर लेंगे तो फिर आपका जो पहला वाला ये जो इक्वेशन है कि T2 by T1 और T3 by T4 वो सेम रहते. P2 इज इक्वल टू P3, P1 इज इक्वल टू P4. वो डायग्राम आपको दिखाया था, वही सबसे जस्ट इट इज अ मॉडिफिकेशन. मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए टेम्परेचर, वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ ए प्रेशर. अभी T4 by T3 हो गया. ये प्रेशर रेशियो जो है P2 by T1, इधर हम लोगों ने रिप्लेस करेंगे. T4 by T3 इज इक्वल टू, सॉरी, ये वैल्यू रखेंगे. तो फिर दिस सेम एफिशिएंसी कैन आल्सो बी सेड इन टर्म्स ऑफ ए प्रेशर रेशियो RP रेश टू गामा माइनस 1. ओके, तो फिर T2 by T1 मतलब ये जो आप लोग देख रहे थे, इधर पता चलते P2 by P1 इज नथिंग बट प्रेशर रेशियो रेश टू गामा माइनस 1 by गामा. ये T2 by T1 इज नथिंग बट T4 by T3, क्योंकि सेम था. तो फिर हम लोगों ने वो ऐड किया इधर कि एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 1 माइनस लाइक दिस, या 1 माइनस T4 by T3. अदरवाइज दिस बोथ टेम्परेचर ratios can be said in terms of a pressure ratio like this, and this will be reverse of this one, T3 by T4. इसीलिए 1 upon ये वैल्यू लिया है कि T2 by T1 या T3 4 1. So therefore efficiency can also be written like this, 1 minus 1 upon pressure ratio raised to gamma minus 1 by gamma. Okay, तो फिर ये दोनों भी, मतलब एक तो प्रेशर रेशियो के हिसाब से, नहीं तो फिर ये टेम्परेचर के हिसाब से, यू आर एबल टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ ए
ब्रेटन साइकिल और जूल साइकिल। नो, एक्चुअल ब्रेटन साइकिल मैंने आपको बताया कि अभी वापस लेने की जरूरत नहीं, मतलब इट वाज ओनली द थिंग इज दैट एक्चुअल अलग होता है, एसेंट्रोपिक नॉन एसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, वही था इधर। ओके, और इधर देखो सीपी ऑफ द गैस स्पेसिफिक, इधर कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया कि वही था, कि जस्ट देख लो एक्चुअल ब्रेटन साइकिल में क्या क्या था। as fluid velocities are high, hence changes in kinetic between inlet and outlet cannot be necessarily neglected। जो मैंने आपको बता रहा था कि वेलोसिटी वगैरह नेग्लेक्ट करो काइनेटिक एनर्जी, तो उधर नहीं कर सकते, वो एक्चुअल ब्रेटन में रहेंगे। देन कंप्रेशन और टर्बाइन में फ्रिक्शनलेस, ऐसा हम लोग बोलते हैं कि फ्रिक्शन ही नहीं रहेंगे, बट फ्रिक्शन रहता है, एंड दैट टेक्स प्लेस विथ सम इंक्रीज इन द एंट्रोपी। इसी के लिए हम लोगों ने क्या करते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल अराउंड 87%, ये मतलब जस्ट ध्यान में रखने के लिए, और टर्बाइन का 88% ऐसा कंसिडर करते हैं। इट इज टू से दैट प्रोसेसर्स आर नॉट कंप्लीटली एसेंट्रोपिक। और हमेशा हम लोग बोलते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट रहेंगे हीट एडिशन पे और लेने के टाइम में, बट थोड़ा सा डिविएशन रहता है, तो लॉस भी रहता है, एग्जैक्टली सेम नहीं रहता है। सो दैट प्रेशर लॉस ऑफ 2% विल बी कंसिडर्ड इन ए कंबशन चेम्बर। और द मास ऑफ द गैस फ्लोइंग थ्रू द टर्बाइन इज, ये तो मैंने बता रहा था कि 1 kg ऑफ द एयर प्लस फ्यूल एयर जो आपने ऐड किया उधर कंबशन चेम्बर में, वो ऐड करना पड़ेंगे। तो फिर मास ऑफ द गैस इज नॉट इक्वल टू द मास ऑफ द एयर। mass of the air is 1 kg, whereas mass of the gas is 1 plus fuel by air times mf by ma. Okay, then specific heat of the combustion gas is slightly higher than that of the air, cpg 1.2 और cp of the air 1.14 ऐसा अपन कंसिडर करते हैं। so this increase is so little that specific heat of combustion gas may be taken as that of a air। इसी के लिए cpg is equal to cpa is equal to cp ऐसे ही हम लोग कंसिडर करते हैं। ओके, उतना सफिशिएंट है। ये बाकी का ऑक्सीडेशन क्रीप की जरूरत नहीं, वो कूलिंग ऑफ द ब्लेड से। एक्चुअल साइकिल मैंने आपको बताया कि कैसे रहता है। सो एक्चुअल साइकिल के हिसाब से आपका जो फॉर्मूला है वो अलग हो जाएंगे विथ डैश। सो होप शैल आई स्किप दिस वन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैश, जो हम लोगों ने डॉटेड लाइन का देख रहे थे, नॉन आइसेंट्रोपिक। शैल आई स्किप दिस वन? यस सर। हाँ, उसके बाद में दूसरा एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड एज द साइकिल एयर रेट, क्योंकि हम लोगों ने एयर यूज कर रहे हैं एज ए मीडिया, एंड यू मस्ट बी अवेयर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एयर रेट। ये एक बार आप लोग ठीक से देख लो कि इन मतलब जनरली हम लोग ने साइकिल एफिशिएंसी तो कैलकुलेट करते हैं, बट इसके अलावा फ्यूल इकोनॉमी, साइज ऑफ द प्लांट इज आल्सो टू बी मेजर्ड एंड दैट इज आल्सो टू बी सेड। मतलब फ्यूल कितना लगता है भाई और साइज कितना लगेंगे, दैट विल बी सेड। फ्यूल जो है ना वो कंबशन चेम्बर के लिए जरूरत पड़ता है, और जो एयर जो पार्ट है मतलब साइज बताने के लिए आप कितना क्वांटिटी ऑफ एयर वो गैस टर्बाइन में ले रहे हैं, इसी के लिए एयर रेट को कंसिडर करना पड़ता है, मतलब डिफाइन करना पड़ता है। So the size of the plant depends upon the rate of flow of the air in the relationship to the useful power output. Air rate is defined as, now this is important, third one, air rate is defined as the air flow required per किलोवाट आवर आउटपुट। मतलब 1 किलोवाट आवर आउटपुट करने के लिए आपका एयर कितना लगेंगे, सो दैट इज कॉल्ड एज द एयर रेट। एयर रेट रिक्वायर्ड per developing 1 kWh output, so that is called as the air rate। okay, so air rate will be equal to ma by मतलब amount of air required per kilowatt-hour output। okay, so the same thing। तो फिर इधर किलोवाट आवर आउटपुट आप लोग कैसे निकालेंगे, सो दैट विल बी ma इंटू, मतलब एक्चुअली ये डब्ल्यू नेट है ना, इट इज टर्बाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क का, उस डिवाइड बाय 3600 करेंगे तो फिर आपको किलोवाट में आपको आउटपुट मिलेंगे, एंड दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड, क्योंकि एनालिसिस हम लोगों ने 1 kg के लिए किया है, अभी आपको देखना पड़ेगा कि कितना kg एयर लिए थे। तो फिर दिस इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ एयर टू प्रोड्यूस किलोवाट आउटपुट, मतलब हावर को भी इधर कन्वर्शन किया है, 360 इज नथिंग बट किलोवाट आवर, मतलब किलो जूल पर सेकेंड, वो हिसाब से कंसिडर किया है। तो सिंपली आप लोग ये ऐसा ले लो, एयर रेट इज इक्वल टू W net, मतलब 3600 divided by W net करो, so you are able to get the air rate। Simply you can note it down somewhere else, air rate is equal to 3600 divided by W net। अभी W net क्या था,
टर्बाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क इतना ही था। तो फिर कंप्रेस डब्ल्यू नेट का रिवर्स करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 3600 करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट द एयर रेट, ये ध्यान में रखो। और उसका यूनिट है केजी ऑफ एयर पर किलोवाट आवर। So the reciprocal of air rate is termed as the specific power, मतलब W net by 3600 is called as the specific power. Okay, ये भी ध्यान में रखो। One is air rate 3600 by W net और W net by 3600 is the specific power. Now work ratio. Okay, तो ये टर्बाइन का कभी कभी वर्क रेशियो भी आपको डील करना पड़ता है। दैट वर्क रेशियो इज नथिंग बट नेटवर्क कितना मिला था, नेटवर्क यानी क्या था, टर्बाइन माइनस कंप्रेसर डिवाइडेड बाय टर्बाइन कितना दे रहा था। तो वो दोनों का अगर आप लोगों ने रेशियो लेंगे, डब्ल्यू नेट बाय डब्ल्यू टर्बाइन इज गोइंग टू गिव यू वर्क रेशियो। तो यही मतलब एक्सपेंड किया है मैंने कि डब्ल्यू नेट इज नथिंग बट टर्बाइन माइनस कंप्रेशन डिवाइडेड बाय टर्बाइन। ओके, तो फिर यही आगे सिंप्लीफिकेशन करते करते सो यू कैन राइट इन दिस वे। अदरवाइज जस्ट एनी हम लोग ने डब्ल्यू मतलब कंप्यूटर कंप्रेसर वर्क और टर्बाइन वर्क भी कैलकुलेट करेंगे तो फिर जस्ट यू डू डब्ल्यू नेट बाय डब्ल्यू टर्बाइन, यू आर गोइंग टू गेट दी वर्क रेशियो। इतना आप लोग ध्यान में रखो, बाकी का आपने स्किप करेंगे तो भी चलता है। और कभी एक गेट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि वर्क रेशियो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फिर ये फार्मूला था उधर T1 by T3 RP रेश टू गामा माइनस 1 by गामा। नाउ मिनिमम मैक्सिमम एंड ऑप्टिमम प्रेशर रेशो, जैसा हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक एयर से लेके बीच में पीएक्स का वैल्यू लिए थे, वो कैसे कैलकुलेट करना है उसी के लिए। तो अभी फिलहाल ये आपने स्किप भी करेंगे तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं। जनरली थियरी पार्ट में आपको ये सारे डिफरेंशिएशन करके कंसिडर करना पड़ता है, दैट्स व्हाट, उतना तक शायद उसमें नहीं पूछेंगे। एंड नाउ दीज आर सम ऑफ द ऑपरेटिंग वेरिएबल्स ऑन द थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड रहता है, एक तो प्रेशर रेशो, फिर टर्बाइन इनलेट टेम्परेचर TIT, जनरली कुछ बुक्स में ऐसे लिखते हैं TIT, टर्बाइन इनलेट टेम्परेचर T3 ज्यादा चाहिए, प्रेशर रेशो ज्यादा चाहिए, कंप्रेसर इनलेट टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं, वो कम चाहिए, देन एफिशिएंसी ऑफ द टर्बाइन, मतलब वो टर्बाइन एफिशिएंसी कितना देते हैं और कंप्रेसर का एफिशिएंसी कितना है, ये सारे फैक्टर्स एफिशिएंसी के ऊपर अफेक्ट करते हैं। ओके, सो नाउ एज आई टोल्ड यू इंटरकूलिंग, ये इंटरकूलिंग का डायरेक्टली डायग्राम दिखाऊंगा कि क्या होता है। ये रीहीटिंग है। इंटरकूलिंग इज नथिंग बट दो कंप्रेसर जो था वो दोनों के बीच में हम लोगों ने कूल करने के लिए रखते हैं। जस्ट हैव ए लुक ऑन दीस 3 पैराग्राफ। In gas turbine plant, the intercooler is generally used when the pressure ratio to be used is sufficiently large and the compression is completed in 2 or more stages. जो मैंने आपको दिखाया था वो 2 stages में दिखाया था, और more than 2 stages generally आता नहीं है। मतलब just I would like to say it is cooling between, मतलब it is a cooling device between 2 compressor. The cooling of compressed air is generally done with the use of the cooling water. मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था। And then work required by the compressor can be reduced by compressing the air in 2 or more stages. मतलब लगता है कि सर दो दो कंप्रेसर लगा रहते तो फिर जनरली ये ज्यादा ये लेता है, वर्क लेता है, बट इट इज नॉट इन दैट वे कि आप लोग उधर रिड्यूस करते हैं। जनरली इफ यू हैव ए लुक ऑन पीवी डायग्राम या टीएस डायग्राम, जितना आप लोग सैचुरेशन कर्व से डिविएट होंगे उतना आपका वर्क बढ़ता है। वो नियर लेने के लिए, सैचुरेशन कर्व को नियर लेके आने के लिए हम लोगों ने क्या करते हैं, दो दो स्टेजेस में अडॉप्ट करते हैं। इवन यू माइट हैव स्टडीड इन वेपर रेफ्रिजरेशन आल्सो, कि उधर भी हम लोगों ने कंप्रेशन करने के टाइम में as far as possible अमोनिया छोड़ के as far as possible we will take all the refrigerants very near to the saturation liquid, वही इधर यूज करना पड़ता है। तो ये था रीहीटिंग। ओके, रीहीटिंग में क्या था कि दो टर्बाइन के बीच में रीहीटिंग। ओके, तो इधर एयर कंप्रेसर है, एयर इन लेंगे, फिर फ्यूल कंबशन चेंबर है, हाई प्रेशर टर्बाइन, उसके बाद में हम लोग रीहीट करेंगे, फिर लो प्रेशर टर्बाइन पे छोड़ेंगे, देन एग्जॉस्ट करेंगे। तो इतना ही था साइकिल, और ये बाकी सारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का पार्ट है, अल्टरनेटिव और स्टार्टिंग मोटर। देन रीजनरेशन, रीजनरेशन एक ऐसे है कि जैसे गैस टर्बाइन से गैसेस जो बाहर निकल रहे थे कि दैट कैन बी यूटिलाइज्ड। ओके, सो दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर हीटिंग दी एयर। तो इधर एयर लेंगे, तो इधर हीट एक्सचेंजर है, ये हीट एक्सचेंजर में क्या करेंगे, सो वट एवर दी गैस टर्बाइन, मतलब एक्चुअली इधर गलत दिखा, ये एरो ऐसा चाहिए, गैस टर्बाइन से जो आता है हीट,
hot gases that will be utilized in the heat exchanger, then will be exhausted like this. This is wrong indication. ये उल्टा चाहिए 5 का. Hot gases will be coming and entering the heat exchanger, where these are hot, and then this is air which is compressed, will be having less temperature than these hot gases. They will exchange the heat between themselves in the heat exchanger. This air will be heated up and this will be cooled up. Cooled air will be exhausted, hot air will be taken to the combustion chamber. फिर वापस थोड़ा सा फ्यूल ऐड किया जाता है. So this unit is called as a regenerator. वो इधर आता है 2 to 3. देखो इधर regenerator is here. तो आपने बताया था कि यस सर कि हीट सप्लाइड ओनली 4 to 3 कंसिडर करना था. ओके, उसमें नंबर्स अलग थे, बट यू हैव सेड लाइक यस रीजनरेशन. तब भी हम लोगों को इधर लगता है कि ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, मगर हीट सप्लाइड विल नॉट बी फ्रॉम 2A to 4, इट विल बी फ्रॉम 3 to 4 एज यू हैव स्टेटेड. ओके, तो ये डायग्राम था. मतलब ये डायग्राम के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि इट वाज लाइक इट टोटल है कि लो प्रेशर कंप्रेसर, फिर इंटरकूलर, then high pressure compressor, then regenerator मतलब heat exchanger, then combustion chamber, then high pressure turbine, reheating, okay, low pressure turbine, फिर वापस same hot gases will be utilized over here and then will be cooled once again, will be sent. मतलब ये इसका जरूरत नहीं, डायरेक्टली इधर आप कट भी करते हैं 10 पॉइंट से आप एटमॉस्फेयर को छोड़ देते हैं ना, तब भी इट इज ओके. उस टाइम में क्लोज्ड के अलावा ओपन साइकिल गैस टर्बाइन पावर प्लांट विथ इंटरकूलर, with combustion chamber, I mean regenerator, हम लोगों ने ये देख के सारे डिस्कस किए. ओके, नाउ वी विल हैव ए लुक ऑन दिस गेट क्वेश्चंस वेरी क्विकली. अभी आपके पास फंडा भी है सारे, तो एक बार देखो और मुझे बताओ. हीट एंड वर्क कर बी क्विक. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, या पॉइंट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है? hope even thermodynamics में भी आया था, ये part of thermodynamics point only, and this is asked for 1 mark. Can you tell me any option? Heat and worker. Now this is gate questions. Can anyone? Yes. Akshay, am I audible? Aman? यस सर. हाँ, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा रहेंगे बताओ. मतलब नॉट नेसेसरी, लाइक आप लोग एग्जाम तो नहीं दे रहे, एटलीस्ट पता तो चलेंगे. हीट एंड वर्कर दोनों हिसाब से हम लोग इधर डील करते हैं, इसीलिए क्वेश्चन लिए. यस, पाथ फंक्शंस. पाथ फंक्शंस, एग्जैक्टली द आंसर इज डी. नाउ ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन था, 2003 में पूछा गया था, एंड दिस इज ए कॉमन डेटा फॉर क्वेश्चन नंबर 4 and 5. अभी क्वेश्चन नंबर 4 अभी इधर मैंने लिखा हूं कि नाउ विल सी सेम जो भी हम लोग ने अभी फंडा यूज किया ना, वो यूज करेंगे टू कैलकुलेट. लुक हियर, इन ए सिंपल ब्रेटन साइकिल द प्रेशर रेशियो इज 8, मतलब आरपी इज 8. ओके, चाहे तो आप लिख के रखो. टेम्परेचर्स एट द एंट्रेंस ऑफ ए कंप्रेसर एंड टर्बाइन आर 300K एंड 1400K. आपको डायग्राम भी दिखाता हूँ, इस सबसे आप लोग नोटेशन दे सकते हैं. तो अदरवाइज आई वुड लाइक टू से प्रेशर रेशियो आरपी दिया है 8. ओके, इनलेट टेम्परेचर एट द कंप्रेसर इज 300 केल्विन, मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड ये. तो लेट अस कंसीडर इट इज इनलेट टू द कंप्रेसर T1 और इनलेट टू द टर्बाइन इज मतलब T3 समझो 1400 केल्विन रिस्पेक्टिवली. both compressor and gas turbine have isentropic efficiencies equal to 0.8. efficiency दिया है 0.8 का. For the gas, assume constant value of Cp, specific heat at constant pressure, equal to 1 kilojoule per kg Kelvin, and ratio of the specific heat as 1.4. Cp भी दिया है. Neglect the changes in kinetic and potential energy. ये डेटा लेके पावर रिक्वायर्ड बाय द कंप्रेसर इन किलोवाट पर केजी ऑफ द गैस फ्लो रेट. अभी मैंने डायग्राम दिखाता हूँ और सिंगल है कंप्रेसर का, तो इसके सबसे मुझे बताओ. पहले उसके पहले डेटा लिख के रखो किधर तो भी, सो दैट यू कैन कैलकुलेट.
Have you written? Now look here. Directly ये जो right side का diagram देखो, ये diagram है 1 to 2 compressor, 3 to 4 turbine, 1 to 2 dash is non-isentropic compression, and 3 to 4 dash is non-isentropic expansion in a turbine. What they are asking, what given is RP दिया है 8, gamma दिया 1.4, T1 is 300. What is T1? This one. Okay. T3 inlet to the turbine, T3 is given as 1400 Kelvin. Cp 1 kilojoule per kg है, ये दोनों एक ही है, Cp of the air and Cp of the gas. Then efficiency is 0.8 for both. किसके लिए? कंप्रेसर और टर्बाइन के लिए 0.8 है. ओके, ये सारे इसका जरूरत नहीं. एंड व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड कि पावर रिक्वायर्ड बाय द कंप्रेसर, ये अपने को कैलकुलेट करना है. पावर रिक्वायर्ड बाय द कंप्रेसर मतलब ये. Can you able to calculate T2 first? I'll give you the formula. T2 by T1 is equal to T2 by T1 is equal to P2 by P1 raised to gamma minus 1 by gamma. उसमें P2 is nothing but P3, P1 is equal to P4. मतलब ये रेशियो आपको पता है already. P2 by P1 is given 8 raised to gamma minus 1 by gamma. Can you tell me what is T2 by T1? कितना वैल्यू आता है? I'll repeat, otherwise I'll write over there. We will calculate this value. T2 by T1 is equal to P2 by P1 raised to gamma minus 1 by gamma. तो मुझे अभी पहले वैल्यू बताओ कि T2 by T1 के कितना मिल रहा है, और उसमें T1 पता है. Yes. I'll put it over here. T2 by T1 is equal to RP raised to gamma minus 1 मतलब 0.4 divided by 1.4. तो इससे we are able to calculate T2. T1 का वैल्यू पता है 300 केल्विन मल्टीप्लाइड बाय Can you calculate and tell me here? ये कैलकुलेट करेंगे. Akshay, I think you are alone. अक्षय, हाँ सर. कैलकुलेट मैं करूँ क्या आप करेंगे? ऐसे मैं कैलकुलेट कर दिया मैंने. हाँ, वैल्यू बहुत ज्यादा आ रहा है सर. कितना आ रहा है बताओ? 434 और 446.40 केल्विन आ रहा है. 434 पॉइंट 434 446.40. नहीं 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 नहीं, गलत हुआ कुछ. तो भी उतना नहीं आएंगे क्योंकि 1400 टर्बाइन का इनलेट टेम्परेचर है. ये तो जस्ट कंप्रेसर का आउटलेट टेम्परेचर है. सर गैमा तो 1.4 है ना सर?
हाँ वही तो लिया ना मैंने, वन गामा माइनस वन मतलब 1.4 माइनस 1.4 ही लिखा है, डिवाइड बाई गामा 1.4। देखो इधर हम लोग इधर ही यूज करेंगे, कैलकुलेटर यूज करते हैं। जस्ट हैव ए लुक ऑन दिस वन कि अगर गलत हो रहे तो मुझे बताओ। कैलकुलेटर, देखो 8 raised to, वेर इज raised to इसमें, इसमें नहीं रहे, आपको इसमें करना पड़ेंगे। साइंटिफिक ले लो क्या, एक एक मिनट। देखो और एक बार देखो, 8 raised to, नहीं तो फिर काम करते 0.4/1.4 पहले कैलकुलेट करते हैं। 0.285, 0.285, ओके। 8 raised to 0.228, सॉरी 0.285, देखो ये 1.8 आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 300, 542.62। देखो एक बार चेक करो, एक हाँ सर करेंगे आ फिर गया, बाद। हाँ, आ गया सर, इतना ही आ रहा है। 542.62 इज T2, ओके। बट अभी देखते हैं कि उसमें क्या दिया था उन्होंने, एफिशिएंसी दिया है, एफिशिएंसी ऑफ ए कंप्रेसर। अभी वो जस्ट लेट मी ओपन दैट स्लाइड। अभी एफिशिएंसी ऑफ ए कंप्रेसर जो है ना, तो अभी जैसा आपने बताए थे वैसे हिसाब से बताओ अभी इधर। नाउ इट इज T2 minus T1 divided by T2 dash minus T1, है ना। T2 minus T1 divided by T2 dash minus T1। तो इसमें से T2 आपको पता है 542.62, T1 300 है, डिवाइडेड बाय T2 डैश फाइंड आउट करना है, एंड T1 इज 300, इज इक्वल टू एफिशिएंसी कितने दिया उन्होंने, 0.8। आई राइट हियर 0.8 इज इक्वल टू, अपने T2 डैश कैलकुलेट करो और ध्यान में रखो T2 डैश शुड बी स्लाइटली हायर देन T2। अभी T2 542 मिला है, उससे थोड़ा सा ज्यादा रहेंगे T2 डैश। जस्ट लेट मी राइट हियर, एक के लिए करेंगे हम लोग। 0.8 इज इक्वल टू, डायरेक्टली वैल्यू लिखता हूं मैं, 542.62 माइनस 300, एक का करेंगे, बाकी का वैसे दिखाऊंगा एज इट इज। ये हो गया T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2 डैश, ये कैलकुलेट करना है अपने को, माइनस 300। so T2 dash is equal to, we will do it here itself, okay। तो कैलकुलेटर भी है, जस्ट हैव ए लुक ऑन दिस वन और मुझे करेक्ट करते जाओ अगर नहीं रहेंगे तो। फिर मैं क्या करता हूँ मैं, 542.62 माइनस 300, तो ये आ रहे हैं 242.62, ये वैल्यू है ये डिनोमिनेटर में। तो इसमें क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, डिवाइडेड बाय 0.8 करता हूं मैं, सो इट विल बी 303.278 इज इक्वल टू T2 डैश माइनस 300। सो इसको प्लस 300 करेंगे, बस 300। 300, देखो बराबर आते क्या, 603।
यस सर, T2 सही है। dash is equal to 603.27. ओके, T2 dash पता चला, T1 भी पता चला, और now we supposed to calculate the efficiency, not efficiency, what is required, क्या पूछ रहे थे, पावर रिक्वायर्ड बाय द कंप्रेसर इन किलोवाट पर केजी ऑफ द गैस फ्लो रेट। ओके, तो इधर पावर रिक्वायर्ड बाय द कंप्रेसर कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय, मतलब T2 डैश माइनस T1, ऐसा भी लेंगे तो भी चल सकता है। सीपी भी है, mcp डेल्टा टी, मास 1 kg है, सीपी भी 1 है, इट इज सिंपली T2 डैश माइनस T1। कितना था देखो, वर्क डन बाय द कंप्रेसर विल बी इक्वल टू मास 1 kg है और सीपी 1 किलो जूल पर केजी केल्विन है, मल्टीप्लाइड बाय T2 डैश माइनस T1। क्यों T2 डैश लेना है, क्योंकि एक्चुअल दिया है उन्होंने, अदरवाइज वी कुड हैव टेकन T2 माइनस T1 इटसेल्फ। तो सिंपली क्या करो, T2 डैश मतलब अभी जो वैल्यू मिला था ना 603.27 माइनस T1 300, कितना होता है, 603.27 is T2 dash minus this is 300, तो ऑब्वियसली 303.27 आपको वैल्यू मिलेंगे, राइट। यस सर। हाँ, तो फिर दैट इज ए वर्क डन बाय ए कंप्रेसर। नाउ आई विल टेक यू टू द आंसर पार्ट। नाउ लुक हियर कि आंसर सी किस बात के लिए, 304.3, मतलब वट एवर इट इज, हाउ मच वी हैव गॉट, या 303.27 वी हैव गॉट, बट देन दे हैव राउंडेड अप टू 0.3, मतलब just I wanted to give you an indication how you are going to calculate reach to the answer, यस सर। right। हाँ, नाउ अभी ये कंप्रेसर का वर्क हो गया, तो दूसरा प्रॉब्लम में क्या है देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने पूछ रहे कि थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल इन परसेंटेज, मतलब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, थर्मल एफिशिएंसी के डब्ल्यू नेट चाहिए। अभी आपको ये वर्क डन बाय द कंप्रेसर मिला है और वर्क डन बाय द टर्बाइन कैलकुलेट करो, नेटवर्क कैलकुलेट करो एंड डिवाइड बाय हीट सप्लाइड कैलकुलेट करो। मुझे ओनली फार्मूला कैसे यूज करना है ये डायग्राम देख के मुझे बताओ एफिशिएंसी का, तो फिर वी विल जस्ट डायरेक्टली गेट इनटू दी, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर पता चला तो फिर इट इज ओनली दी कैलकुलेशन पार्ट। तो अभी एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है, तो दिखाता हूँ, चलो ये एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ, वैल्यू सेम है, अच्छा इधर कैलकुलेशन करते नहीं बैठेंगे, ओनली मुझे बता दो कि सर ये सबसे फॉर्मूला लिखेंगे और बाकी का सब्स्टिट्यूशन और कैलकुलेशन बाकी का पार्ट, वी सपोज टू कैलकुलेट दी एफिशिएंसी, ये डायग्राम देख के। यस, हाँ सर, एक मिनट। हाँ, T3 माइनस हाँ, T4 डिवाइडेड बाय टी, T4 नहीं डैश नहीं नहीं माइनस। नहीं 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 नहीं, T3 माइनस T4 हो गए थे तो फिर आइसेंट्रोपिक टर्बाइन का हो गया, तो यू आर नॉट कंसिडरिंग एफिशिएंसी ऑफ टर्बाइन हो गया ना, जी उन्होंने दिया इधर एफिशिएंसी दोनों का भी, मतलब डायरेक्टली आई एम आस्किंग यू दी फार्मूला टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या सर, दोनों का? अभी देखो ये क्वेश्चन था ना, व्हाट वाज दैट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का था, ये 5 के लिए दिस वाज द पार्ट, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। ओके, तो फिर थर्मल एफिशिएंसी के लिए आंसर मत देखना, वो आंसर को कैसे रीच होना है वो देखेंगे। इधर के आप क्या बता रहे थे, T3 मतलब नेटवर्क के लिए बता रहे थे, T3 माइनस T4 है ना। हाँ सर, हाँ। हाँ, मगर अच्छा 4 लेंगे सेम। तो फिर आइसेंट्रोपिक हो गया, मगर उन्होंने नॉन आइसेंट्रोपिक जो दिया है, हाँ उसका कुछ यूज नहीं होता ना, जब एक्चुअल देते हैं ना तो डायरेक्टली वही लेने का कि टर्बाइन वर्क इज T3 माइनस T4 डैश,
यस सर। हाँ, और माइनस ये टर्बाइन वर्क हो गया, T3 माइनस T4 डैश टर्बाइन वर्क हो गया, माइनस माइनस T2 डैश माइनस T1 करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी करेक्ट। देन डिवाइडेड बाय ये हो गया ऊपर का डिवाइडेड डब्ल्यू बाय नेट हो गया। हाँ, हाँ डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय फिर अभी सीपी का फॉर्मूला लेंगे ना सर। नहीं, डायरेक्टली अभी सीपी तो कॉमन ही है ना, 1 किलो जूल पर केजी केल्विन है, कॉमन ही है वो। सीपी लिखा है उन्होंने, इसका मतलब सीपी इज इक्वल टू सीपीजी इज इक्वल टू सीपीए, कॉमन है। कॉमन है, ठीक है सर। तो फिर T2 डैश माइनस हाँ, T3। उल्टा बताया तुमने, T2 डैश छोटा है, T2 डैश माइनस T3 बताया ना तुमने, उसमें से बड़ा कौन सा है? T3 बड़ा है सर, यस यस उल्टा हो गया। हाँ, T3 माइनस तो T2 क्या, डैश। एग्जैक्टली करेक्ट। अभी इसमें से देखो, T2 डैश हम लोगों ने पहले वाला प्रॉब्लम में कैलकुलेट किया है, बराबर है? हाँ सर। हाँ, T3 भी दिया है, डायरेक्टली दिया है, T3 इज 1400 ऐसे इधर दिया है, देखो T2 डैश हाँ सर। कैलकुलेट किया है, तो फिर T4 कैलकुलेट करना पड़ेंगे अपने को। यस सर। तो T4 कैसे कैलकुलेट करेंगे? T3 by T4 इज इक्वल टू P3 by P4 रेस टू gamma माइनस 1/gamma, बराबर है ना? हाँ बराबर सर, yes। हाँ, तो फिर P3 by P4 इज नथिंग बट 8, उन्होंने दिया है डायरेक्टली, बिकॉज P2 इज इक्वल टू P3, P1 इज इक्वल टू P4। तो फिर यस P2 इज नथिंग बट P3, P1 इज नथिंग बट P4, सो P3 by P4 इज इक्वल टू 8। तो ये रेशो मिला है, 8 रेस टू gamma माइनस 1/gamma, वो सेम फॉर्मूला है। उससे क्या होगा, हमको T3 पता है 1400, T4 पता चलेंगे। हाँ सर। T4 पता चलेगा। हाँ, उसके बाद में एफिशिएंसी फार्मूला यूज करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ द टर्बाइन 0.8 इज इक्वल टू, मुझे करेक्ट करो अगर गलत है तो, T3 माइनस T4 डैश, मतलब आई एम राइटिंग एफिशिएंसी ऑफ ए टर्बाइन दैट इज 0.8 इज इक्वल टू T3 माइनस T4 डैश डिवाइडेड बाय T3 माइनस T4। यस सर बराबर। हाँ, तो फिर उसमें से 4 हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, 4 डैश कैलकुलेट करना था, एक बार 4 डैश कैलकुलेट किया, और जैसा हम लोगों ने बताया कि एफिशिएंसी की T3 माइनस T4 डैश माइनस T2 डैश माइनस T1 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T2 डैश से कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट? राइट सर, यस। तो अभी फिर आपको मतलब आंसर तो दिखाई देते कि ये सबसे अगर कैलकुलेट करने के बाद है ना 24.8% आते, मतलब कैसे कि आंसर नहीं, कि कैसे अप्रोच करना, कैसे डील करना था, तो फिर ये आइडिया आपको इससे मिल गया। तो अभी इधर भी वैसा ही है कि इधर देखो प्रॉब्लम क्या है, देखो हम लोगों ने बंद ही कर देंगे, दो तीन ही प्रॉब्लम्स है बट सिमिलर है। Now look here, in an ideal Brayton cycle operating between the pressure limits of 1 bar and 6 bar, मतलब pressure ratio 6 हो गया इधर, 6/1, the has a minimum maximum temperature of 300 and 1500, मतलब इधर T1 दिया है, T3 दिया है, the ratio of the specific heat of the working fluid is 1.4, मतलब CPB दिया है, सॉरी gamma दिया है, CP/CV। हाँ, तो अप्रोक्सीमेट फाइनल टेम्परेचर्स इन द केल्विन एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, मतलब ही इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट, जस्ट आपको मैं दिखाता हूँ, ही इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट T2 एंड T4, मतलब यस इधर देखिए, T24 ही ही इज कैलकुलेट। आस्किंग, हाँ ही इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट T2, उन्होंने एफिशिएंसी नहीं दी इधर, T2 और T4, मतलब फाइनल एग्जिट टेम्परेचर ऑफ ए कंप्रेसर एंड फाइनल एग्जिट टेम्परेचर ऑफ ए टर्बाइन, तो ये दोनों का इसका भी कैलकुलेट करना है, फार्मूला सेम है, T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 रेस टू gamma माइनस 1/gamma, तो T2 मिलेंगे। हाँ सर। वैसे ही T3/T4 इज एंड इज आस्किंग ओनली दिस, इसका टेम्परेचर कितना और इसका टेम्परेचर कितना, okay. ये वाला पूछ रहे कि the approximate final temperature in Kelvin at the end of the compression is T2 and at the end of the expansion is T4, कि वो कैलकुलेशन करने की, मतलब ये डायग्राम में ठीक नहीं है इसमें, मतलब फार्मूला तो एक ही है, वैसे ही यूज करना था कि यू कैन मेक यूज ऑफ दैट इक्वेशन।
कि वो लिमिट आता है 500 एंड 900, मतलब T2 500 आता है और T4 900 आएंगे। दूसरे एक देखते हैं। ओनली आपको बताना कि कंप्रेशन रेशियो ऑफ ए गैस पावर प्लांट करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम वर्क आउटपुट फॉर गिवन टेम्परेचर टी मिनिमम टी मैक्सिमम। तो आपको वापस वो स्लाइड देखना पड़ेंगे, वो देख के चूज कर सकते हैं, बट आई जस्ट शो यू द आंसर। इट वाज टी मैक्स, मतलब टी मैक्स मैंने टी मिनिमम में बोलता हूँ। टी मैक्स इज नथिंग बट इनलेट टेम्परेचर, टर्बाइन के इनलेट टेम्परेचर T3। टी मिनिमम इज इनलेट टेम्परेचर टू द कंप्रेसर T1। T3 by T1 raised to gamma divided by raised to gamma by 2 into gamma minus 1, ऐसा फार्मूला आता है कि वो एक्चुअली डिराइव करना पड़ता है। तो ये फार्मूला ध्यान में रखना पड़ेंगे कि आपको ये मैक्सिमम वर्क आउटपुट मिलने के लिए क्या रेशियोज है। ओके, उसका आंसर ये है। नाउ लुक हियर, इसमें क्या था, इन गैस टर्बाइन हॉट कंबशन प्रोडक्ट्स विथ स्पेसिफिक स्क्रीन हीट ब्लैंक। सीपी एंड। हेलो, ओ सर स्क्रीन नहीं चला दिख गया, रही है सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, जस्ट मिनट, जस्ट इधर भी नेटवर्क क्लास हो गया। एक ही मिनट है, वापस आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर ये लास्ट वाला क्वेश्चन था, दूसरा और एक डेट प्रॉब्लम का है बस। देखते वापस रिज्यूम हो गए तो फिर मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। नहीं हो रहे अक्षय, रहने दो। ओके।